दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में आरएलपी ने भी छोड़ा एनडीए का साथ। अकाली दल व शिवसेना की राह पर चले हनुमान बेनीवाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी बिल वापस नहीं ले रही है, इसलिए उनकी पार्टी आरएलपी एनडीए में नहीं रहेगी। वे एनडीए से आरएलपी का गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हैं। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल पिछले कई दिन से बागी तेवर अपना रखे थे। पिछले दिनों उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को इस संबंध में खत भी लिखा था। इसके अलावा ये भी कहा था कि संसद में बिल पेश हुए तब अगर बेनीवाल वहां होते तो वे इनका उसी वक्त विरोध करते। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बताते हैं जो कि कोरोना वायरस को लेकर आ रही है कि भारत पर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा। आईसीएमआर ने नेशनल टास्क फोर्स के संग की मीटिंग। जी हां, आपको बता दें कि ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा भारत पर लगातार मंडरा रहा है और इस बात से यहां की सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकारें लगातार अलर्ट पर हैं। इस बीच शनिवार को आईसीएमआर ने भी वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स के साथ मीटिंग बुलाई। इस बैठक में वायरस के स्ट्रेन को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में इन पर हुई बातों पर चर्चा की। आपको बता दें, मीटिंग में रणनीतियों में बदलाव के विषय पर बात की गई। इस बैठक में चर्चा हुई कि अब तक जो टेस्टिंग और इलाज किया जा रहा था उसमें कोरोना के नए रूप के लिए क्या बदलाव लाने होंगे। कोरोना के नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। जी आपको बता दें कि इससे पहले वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर एआईएमएस के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर इस वायरस के रूप में बदलाव देखने को मिला है। महीने में करीब 2 बार इसमें बदलाव होता है। आपको बता दें कि रणदीप गुलेरिया नेशनल टास्क फोर्स के भी मेंबर हैं जिसके साथ आईसीएमआर ने मीटिंग की है। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर में आपको बताते हैं जिसमें यूपी के स्कूल की फोटो लेने पर रोक पर भड़के सीएम केजरीवाल। सीएम योगी से कहा, दिल्ली आइए, स्कूल देखकर फोटो खिंचवाइए। जी आपको बता दें कि साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी यूपी के स्कूलों की बदहाली की बात करते हुए आक्रामक रणनीति अपना रही है। दिल्ली स्कूल बनाम यूपी स्कूल की ये राजनीति तब और चर्चा में आई जब 22 दिसंबर को दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को लखनऊ के एक स्कूल देखने जाने से यूपी पुलिस ने रोक दिया। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा सांसद और आप यूपी प्रभारी संजय सिंह के एक ट्वीट पर जवाब लिखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा कि दिल्ली आइए, हम आपको स्कूल भी दिखाएंगे और आपकी फोटो भी लेंगे। दरअसल सांसद और आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के जिले में स्कूल की बदहाली क्या देख ली कि मंत्री जी नाराज हो गए और बीएसए ने आदेश जारी कर दिया कि कोई व्यक्ति न स्कूल देख सकता और न फोटो खींच सकता है। संजय सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए लिखा कि कहां फंस गए योगी जी, पढ़ाई की थी हिंदू मुसलमान की, एग्जाम में आ गया केजरीवाल मॉडल। संजय सिंह के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए लिखा, क्या आपकी सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति यूपी सरकार के स्कूल नहीं देख सकता और फोटो नहीं खींच सकता? इतने खराब हैं आपके स्कूल, आपसे नहीं होगा। दिल्ली आइए, हम आपको अपने स्कूल भी दिखाएंगे और वहां आपकी फोटो भी लेंगे। दिल्ली स्कूल बनाम यूपी स्कूल मॉडल का विवाद तब शुरू हुआ जब योगी सरकार में मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने
इस पर बहस की चुनौती दी थी। चुनौती को स्वीकारते हुए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया 22 दिसंबर को लखनऊ पहुंच गए और फिर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कुर्सी भाजपा नेता के लिए खाली भी छोड़ी। उसके बाद वे लखनऊ के एक स्कूल देखने निकले, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उनको रोक दिया, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बताते हैं जो कि गुजरात इलेक्शन को लेकर आ रही है। जी आपको बताते हैं कि अब गुजरात के चुनावी मैदान में ओवैसी की एंट्री, बीटीपी से होगा एआईएमआईएम का गठबंधन। जी आपको बता दें कि हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इस दौरान एक पार्टी ने सबका ध्यान खींचा, जो थी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बिहार में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर बाजी मारी है। इस जीत से गदगद असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी ताल ठोकेंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही कई अन्य दलों से गठबंधन के लिए उनकी बात भी चल रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद और एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील के मुताबिक उनकी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसके लिए वो भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी में गठबंधन करेंगे। पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उनको गुजरात की जिम्मेदारी है। जल्द ही वो वहां पर जाकर बीटीपी नेताओं से बात करेंगे, साथ ही गुजरात चुनाव और गठबंधन को लेकर फैसला लेंगे। बीटीपी चीफ ने ये सारी बातें कही हैं। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि गोवा और कश्मीर में हुई आम आदमी पार्टी की पहली जीत, पार्टी बढ़ा रही दिल्ली से बाहर कदम। जी आपको बता दें कि दिल्ली में 2 बार धमाकेदार जीत दर्ज कर चुकी आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे दिल्ली से बाहर कदम बढ़ा रही है। गोवा और कश्मीर में हुई पहली जीत से ये तो साबित होता है कि इस पार्टी की राजनीति से इस देश के उत्तर से दक्षिण तक लोगों में उत्साह के साथ साथ भरोसा भी जगा है। गोवा की जिला पंचायत में बेनलुइम सीट पर मिली बेहतरीन जीत से पार्टी ने अपनी पहचान साउथ इंडिया में भी बना ली है। आपको बता दें कि इस सीट पर हंजेल फर्नांडिस ने एक तरफा जीत हासिल करके आम आदमी पार्टी का नाम गोवा की धरती पर लिख दिया है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के गोवा के बाकी उम्मीदवारों का वोट शेयर भी काफी बढ़ा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी के चुनाव में डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेहराज-दिन मलिक ने जीत हासिल की। मलिक आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सके, इसलिए आजाद उम्मीदवार रहकर ही ये जीत हासिल की। मालिक आम आदमी पार्टी जम्मू माइनॉरिटी यूनिट के हेड भी हैं। इन 2 अलग अलग राज्यों से आए चुनाव नतीजों से ये तो स्पष्ट है कि आम जनता का आम आदमी पार्टी और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर गुजरात सरकार ने शुरू किया दीनदयाल क्लिनिक, मुफ्त में होगा इलाज। जी आपको बता दें कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल द्वारा आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली मोहल्ला क्लिनिकों के विचार को रद्द करने के महीनों बाद अब गुजरात सरकार ने भी राज्य में शहरों और शहरों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में छोटे स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने का फैसला किया है। गुजरात सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब आम आदमी पार्टी ने अहमदाबाद में 10 स्थानों पर व्यापक रूप से प्रशंसित मोहल्ला क्लिनिक मॉडल का परीक्षण अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 11 दिसंबर को गुजरात में अपने मोहल्ला क्लिनिक मॉडल का परीक्षण शुरू किया। इसके बाद भाजपा सरकार ने 21 दिसंबर को शहरी गरीबों के लिए दीनदयाल क्लिनिक की घोषणा की। बीजेपी के एक विधायक के पूछने पर कि क्या ये दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर होगा, इस पर उप मुख्यमंत्री पटेल ने कहा, स्वास्थ्य सेवा का गुजरात मॉडल दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक मॉडल से कहीं बेहतर है। कई अन्य राज्य गुजरात मॉडल को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुजरात सरकार की दीनदयाल क्लिनिक के प्रस्ताव पर एक करीब से नजर डालें तो पता चलता है कि ये मॉडल दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की प्रतिकृति है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ओपीडी संचालित करेगी।
और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा में किसानों का आंदोलन तेज, अधिकतर राजमार्गों पर टैक्स फ्री हुए टोल प्लाजा। जी हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि हरियाणा में कई टोल प्लाजाओं को गुरुवार रात से ही फ्री कर दिया गया था, जबकि शुक्रवार सुबह से भी कई टोल प्लाजाओं को फ्री भी कर दिया गया। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि हरियाणा के टोल प्लाजाओं पर 25 से 27 दिसंबर तक टोल टैक्स वसूली नहीं करने दी जाएगी। इन राजमार्गों पर किसानों ने टोल बंद कर दिया। शुक्रवार सुबह से किसानों ने NH 44 पर करनाल के बस्तारा में करनाल जिंद राजमार्ग, सिरसा और रोहतक पानीपत राजमार्ग पर टोल प्लाजाओं पर टैक्स वसूली को रुकवा दिया। हालांकि गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल प्लाजा पर शुक्रवार सुबह टोल शुल्क की वसूली की गई। तो दोस्तों किसान जिस तरीके से जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन से आप कितना सहमत हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बताते हैं जो कि मुंबई से है, जिसमें सलमान खान ने अपने बर्थडे से पहले घर के बाहर लगाया पोस्टर, कहा मैं गैलेक्सी में नहीं हूं। जी हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान 27 दिसंबर अपना 56वां बर्थडे मनाने जा रहे हैं। सलमान खान के फैंस उनके बर्थडे पर हमेशा की तरह से बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इस साल भी सलमान खान के फैंस उनके घर के बाहर एक्टर को विश करने की तैयारी कर रहे हैं, मगर सलमान खान ने बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में बाहर एक पोस्टर लगाया है। इसके माध्यम से उन्होंने कोरोना वायरस के कारण इस साल अपने फैन से एक रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने फैन से कहा है कि वे उनके घर के बाहर भीड़ ना लगाएं, क्योंकि सलमान खान इस बार बर्थडे के दिन अपने घर में नहीं है। उन्होंने पोस्टर में आगे लिखा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मेरी आप सभी से यह अपील है कि मेरे घर के बाहर जमा ना हो, मास्क पहने और हाथ को सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। इस बर्थडे के दिन मैं गैलेक्सी में नहीं रहूंगा। और मैं आपको बता दें कि महंगा हो सकता है सरसों, मूंगफली और सोयाबीन का तेल। जानिए इसकी क्या है वजह। जी आपको बता दें कि विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच स्थानीय तेल तिलहन बाजार में शनिवार को सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, बिनौला तथा सीपीओ एवं पामोलिन तेल कीमतों में सुधार दर्ज हुआ। बाजार सूत्रों के अनुसार बृहस्पतिवार रात शिकागो और मलेशिया एक्सचेंज में तेजी के समाचार का असर स्थानीय कारोबार पर दिखाई दिया तथा विभिन्न खाद्य तेल तिलहन कीमतों में तेजी आई। पशु आहार में इस्तेमाल होने वाले मक्का खंड में भी तेजी रही। उन्होंने बताया कि आगरा की सलोनी मंडी में सरसों दाना 6500 रुपए क्विंटल के पिछले भाव से बढ़कर 6700 रुपए क्विंटल हो गया, जिसकी वजह से स्थानीय मंडी में सरसों दाना और सरसों तेल की कीमतों में सुधार आया। इसी प्रकार किसानों द्वारा सस्ते में बिकवाली से बचने तथा विदेशों में हल्के तेलों की निर्यात मांग के कारण मूंगफली गिरी और मूंगफली तेल भी मजबूत हुए। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें जिसमें अंडे के रेट में आई रिकॉर्ड तेजी, देश के बाजारों में बिक रहा है अब तक का सबसे महंगा। जी हम बात करें कि कोरोना लॉकडाउन और मार्केट के स्ट्रेटेजी के चलते बाजार में अंडा नया रिकॉर्ड बना रहा है। अंडे के दाम में पिछले दिनों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब अंडे के रेट नए कीर्तिमान रचने की ओर है। लखनऊ में 100 अंडे के थोक दाम 617 रुपए तक पहुंच गए हैं। वहीं पटना में 586, सूरत में 575 और दिल्ली में 571 रुपए तक रेट पहुंच गए हैं। जबकि देश की सबसे बड़े अंडे की बरवाला मंडी में 100 अंडे 550 रुपए के दाम से बिक रहे हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि सीजन के नाम पर अभी जनवरी का पूरा महीना है, तो अंडे के दाम और उछाल मार सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।